हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी का नेक्स्ट पार्ट। किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जब हम डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो बैकग्राउंड में किस तरह की प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है वो आज हम स्टडी करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप 3 डिवाइसेस देख रहे हैं, जिसमें एक है हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज की तरह वर्क करती है जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है, रैम जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और प्रोसेसर जो हमारे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का और जो इंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर से मिल रहे हैं उन्हें डिकोड करने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ हम देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में हमने एक फ़ाइल रखी हुई है जो कि एक सॉफ्टवेयर फाइल है। उस फाइल को हमें डिवाइस में इंस्टॉल करना है। तो आप सबसे पहले अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करना होता है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी यूएसबी डिवाइस के थ्रू आप उसे हार्ड डिस्क में डालते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट या हार्ड डिस्क से उस .exe फाइल को आप अपने परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको उसे इंस्टॉल करना होता है तो अगर आपको याद है, हम किसी भी फाइल को इंस्टॉल करते हैं तो उस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस .exe फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, उस फाइल की एक रेप्लिका फाइल रैम में आ जाती है। रैम में उस फाइल की एक कॉपी स्टोर हो जाती है। अब रैम से प्रोसेसर का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0101 की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर रैम का कम्युनिकेशंस प्रोसेसर में मेमोरी यूनिट से होता है। मेमोरी यूनिट बेसिकली सेट ऑफ रजिस्टर्स होती है जिसमें कई सारे रजिस्टर्स होते हैं और वो रजिस्टर्स रैम से मिले इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक तरह का सर्किट होता है जो अपने अंदर एक बार में एक बिट को स्टोर करता है। यहाँ पर हमारे पास 16 बिट का एक रजिस्टर होता है। तो ये 16 बिट का एक रजिस्टर क्यों होता है? कई बार हम पढ़ते हैं या हमें सुनने को मिलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो 16 बिट आर्किटेक्चर है, 32 बिट आर्किटेक्चर है या 64 बिट आर्किटेक्चर है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर भी हमारी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम सुनते हैं कि ये 16 बिट आर्किटेक्चर है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। जब आपकी रैम में जो रेप्लिका फाइल मौजूद है, उस रेप्लिका फाइल से मेमोरी यूनिट में रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ से, अगर आपका सिस्टम 16 बिट आर्किटेक्चर है तो वो सिर्फ 16 बिट इंस्ट्रक्शंस ही यहाँ से मेमोरी यूनिट में उस रजिस्टर में जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक रजिस्टर यहाँ पर 16 बिट्स का होता है जो कि 16 फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर कंटेन करता है, मतलब 16 फ्लिप सर्किट्स अपने अंदर कंटेन करता है। तो वो एक बार में 16 इंस्ट्रक्शन ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसी तरह से अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो यहाँ रैम से एक बार में 32 बिट या 32 इंस्ट्रक्शंस मेमोरी यूनिट में जाएंगे, और अगर 64 है तो 64 बिट यहाँ से मेमोरी यूनिट में जाएंगे। तो 16 बिट मतलब 1601 एक एक करके इसी तरह से 16 का बंच इस रैम में से इस रेप्लिका फाइल के इंस्ट्रक्शंस के तौर पे मेमोरी यूनिट में जाता जाएगा और मेमोरी यूनिट के रजिस्टर्स में वो स्टोर होती जाएंगी। फिर मेमोरी यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल यूनिट को देगी। कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है और उनको डिकोड करती है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू दिया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। कंट्रोल यूनिट एक सर्किट होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और डिकोड करता है कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जा रहा है, और उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ही वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट को वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और कंट्रोल यूनिट उनको डिकोड करके एएलयू को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करे। और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाता है जब तक कि आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो जाता है। तो ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो बैकग्राउंड में प्रोसेस परफॉर्म होता है
वो हमने यहाँ पर स्टडी किया है। यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन साइकिल है ये भी इसी प्रोसेस को शो कर रही है, जहाँ पे रैम से डेटा फैच होके रजिस्टर्स में स्टोर होता है, फिर वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट उसे डिकोड करके ALU को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देती है। ये प्रोसेस परफॉर्म होता रहता है जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंस्टॉल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि हम किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हार्डवेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे उस सॉफ्टवेयर फाइल को हम किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें .exe फाइल क्रिएट करनी है। तो .exe फाइल ही सॉफ्टवेयर फाइल होती है, लेकिन यहाँ पर जो .exe फाइल हमें दिखाई दे रही है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज में लिखी हुई फाइल सिर्फ डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन हो सकती है। तो हमें इस फाइल को बनाने के लिए 01 की लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन इस लैंग्वेज में अगर मैं किसी भी तरह की कोई .exe फाइल बनाता हूँ तो वो सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होगी, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो पाएगी। तो फिर हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी होंगी। तो इसका एक अल्टरनेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें जो कि हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज हो, और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दें कि उसे किस तरह का प्रोसेस करना है। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम कोड करेंगे और उस कोड के थ्रू वो .exe फाइल जनरेट करेंगे, और वो .exe फाइल आपकी मशीन को इंस्ट्रक्शन देगी कि उसे किस तरह का क्या वर्क परफॉर्म करना है। तो हम उस .exe फाइल को C लैंग्वेज में बनाते हैं, तो वो एक हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अगर हम इस .exe फाइल को C लैंग्वेज में बनाते हैं तो ये सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन होने के लिए तैयार होती है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर मैं एक test.c करके फाइल ले रहा हूँ जिसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है इस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं, और सोर्स कोड यूज़र या डेवलपर को इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो .exe फाइल की लैंग्वेज है उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे इस सोर्स कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपल C लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन या जो भी कोडिंग हम लिखते हैं वो यूज़र को इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। क्योंकि अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे आप मैथमेटिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, तो जो एक्सप्रेशंस वहाँ यूज़ लेते थे वही एक्सप्रेशंस आप C लैंग्वेज की इस प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं। तो यहाँ पर C लैंग्वेज जो .exe फाइल आपको दिख रही है जो कि 01 की लैंग्वेज में है, उसकी कंपैरिजन में कोडिंग में यूज़र या डेवलपर के लिए इजी होती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे अगर हमें 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम सिंपल उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 01 की लैंग्वेज में उसे कोड करना हो तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर C लैंग्वेज को यूज़ में लेते हैं। अब बात ये आती है कि हम इस सोर्स कोड को किस तरह से .exe फाइल में कन्वर्ट करें। तो इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होती है, वो होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड में जितने भी स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होते हैं उन सभी स्टेटमेंट्स को हैंडल करने का काम करता है। हेडर फाइल्स, तो हमारे प्रोग्राम में जो हेडर फाइल्स हम बनाते हैं वो हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ हमने सोर्स कोड में stdio.h लिखा है। इस stdio.h को हम हेडर फाइल कहते हैं। तो हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेडर फाइल्स में कुछ फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है जो कि हम वॉइड मेन की बॉडी में यहाँ पर लेने वाले हैं।
फ्रेंड्स, अभी आपको ये जो कोडिंग है समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि stdio.h क्या होता है, मेन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन लेक्चर्स में आगे इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिलेगी। तो आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें। यहाँ पर हम हेडर फाइल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। हेडर फाइल्स बेसिकली कुछ फंक्शंस का डिक्लेरेशन अपने अंदर कंटेन करती है जो कि हम मेन की बॉडी में यूज़ लेते हैं। तो अगर हम हेडर फाइल को यहाँ सोर्स कोड में डिफाइन नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वो फंक्शंस को हम यहाँ मेन की बॉडी में यूज़ नहीं ले पाते हैं, वो एरर देते हैं क्योंकि उनका डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल्स में होता है। तो यहाँ पर जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं #include stdio.h, तो प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं उनसे और हेडर फाइल्स की हेल्प लेके एक नई फाइल जनरेट करता है। तो प्री प्रोसेसर #include से स्टार्ट होने वाले सभी स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर देगा और उन स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उनको आपके इस प्रोग्राम में शामिल कर देगा। तो इस तरह से जो हेडर फाइल में कोड लिखा हुआ है वो हमारे इस नई फाइल में इंक्लूड हो गया है। अब ये जो test.i फाइल है इसको कंपाइलर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके हमें ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट फाइल किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन मार्केट में कई तरह के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी कंपाइलर भी अलग अलग तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर कंपाइलर जिस फाइल को जनरेट करता है उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj। यहाँ पर हमने जो ये test.i फाइल प्री प्रोसेसर के थ्रू जनरेट हुई थी, इस फाइल को कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए लिंकर नाम के सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल से उन इंस्ट्रक्शंस का डेफिनेशन यहाँ फैच करता है और उस फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फाइल में इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की कोई डेफिनेशन देखने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई इंग्लिश या फ्रेंच या रशियन किसी भी तरह के वर्ड की डेफिनेशन या उसके अर्थ के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो उसकी मीनिंग देखने के लिए हम डिक्शनरी ओपन करते हैं और डिक्शनरी में से उसका मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस का लाइब्रेरी फाइल से डेफिनेशन लिंकर सॉफ्टवेयर की हेल्प से लिया जाता है और उनको फैच करके यहाँ पर ये .exe फाइल जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर हमने .exe फाइल क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर इस .exe फाइल को बनाने के लिए हमने ये सोर्स कोड लिखा। इसके बाद यहाँ प्री प्रोसेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर हमने यूज़ लिया जो कि #include से स्टार्ट होने वाले सभी स्टेटमेंट्स को यहाँ रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करने के बाद जो भी कोडिंग है उन हेडर फाइल्स में लिखी हुई होती है उनको यहाँ पर प्रोग्राम में डाल देता है। नेक्स्ट जो स्टेप थी वो थी कंपाइलर के थ्रू हम test.i फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आते हैं। उसके लिए लिंकर की हेल्प लेके हम लाइब्रेरी फाइल से उन इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशन फैच करते हैं और .exe फाइल को जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सी लैंग्वेज की हेल्प लेके या सी लैंग्वेज में कोडिंग करके आप किसी भी तरह की कोई भी .exe फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस .exe फाइल को आप किसी भी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये .exe फाइल डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, जिसका सोर्स कोड हमने सी लैंग्वेज में लिखा है और उसे हमने .exe फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं
और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।